Very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on the platform of Smart Kida. सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, है ना, जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी एग्जाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है ना, पहले शिफ्ट में। एंड उन स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम अब होने वाला है। ठीक है, जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पहली शिफ्ट चल रही होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम जो है वो बेहतरीन गया होगा। और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आप इस बार, है ना, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का सपना जो है वो जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, सो क्लास इज गोइंग टू बी, क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होने वाली है। ठीक है, कल से यानी कि मंडे से जो हम सेशन देखेंगे उसे हम लाइव फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो दो वीडियोस मैंने अपलोड की थी वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में थी, जहां पे हमने अपने जितने भी बैकलॉग्स थे वो कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज की तारीख है 22 फेब और हमेशा की तरह हम कुछ बेहतरीन न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉकड्रिल पीडीएफ के न्यूज को। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स रिलेटेड। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेट्स अ पैनल लेड बाय एक्स एसबीआई चेयरमैन, जिनका नाम है दिनेश कुमार खारा साहब, टू इंप्लीमेंट अमेंडमेंट टू इंश्योरेंस लॉ। सबसे पहले इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो याद रखना IRDAI। ठीक है, ये क्या है भैया, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी है यानी कि ये खुद से गवर्न करता है ना, है ना, फ्री टू टेक डिसीजंस, फ्री टू टेक डिसीजंस। ठीक है, साथ ही साथ भैया ये आपको एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में भी देखने को मिलेगी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है इस पर्टिकुलर बॉडी को स्टैब्लिश करने के लिए हमने भैया पार्लियामेंट में एक्ट पास किया होगा। पार्लियामेंट में एक्ट पास किया होगा। ठीक है, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया होगा। ठीक है, ये किसके अंदर काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करेगा। ये किसे रेगुलेट करेगा, तो इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये रेगुलेट करेगा इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को। इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को ये रेगुलेट करने वाला है। अगर मैं इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन की बात करूं तो वो कौन है, देबाशीष पांडे। देबाशीष पांडा साहब जो है इसके प्रेजेंट में क्या होने वाले हैं, चेयरपर्सन होने वाले हैं। किसकी बात कर रहा हूं, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश होती है 1999 में, है ना, 1999 में। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा, हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर। सर ये क्या काम करेगा, काम वही करेगा क्या, इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करेगा। 1999 में इसे स्टैब्लिश किया जाता है अंडर दी IRDAI एक्ट ऑफ 1999, है ना। एक एक्ट पास होता है कब, 1999 में, जिसे हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है, क्लियर है बात। यहां पे आप देखोगे 10 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आपको 10 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 तो परमानेंट मेंबर्स होंगे। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स होंगे जिसमें चेयरपर्सन इंक्लूड होता है, जिसमें चेयरपर्सन इंक्लूड होता है। एंड 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 परमानेंट, 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स आपको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, हमारे पास ना एक इंश्योरेंस एक्ट है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही चला आ रहा है। हमारे पास एक इंश्योरेंस एक्ट है 1938 वाला, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे चलाया, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही चला आ रहा है ना। इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था, है ना। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938, है ना, के तहत ही आप देखोगे, है ना, ये क्या किया गया था भैया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था। ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का काम करता है। ये क्या काम करता है ना, ऑब्वियसली इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरीके से ये मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा एंड रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा किसके बीच में, तो इंश्योरेंस की बात हो रही है ना, इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही है, तो पॉलिसी होल्डर के बीच में, पॉलिसी होल्डर के बीच में, दो इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि इंश्योरर के बीच में, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में, एंड शेयर होल्डर के बीच में, एंड शेयर होल्डर के बीच में। मतलब आप समझ रहे हो, ये इसका भी पापा होने वाला है, इसका भी एक
बड़ी बॉडी होने वाली है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को ये मैनेज करेगी। बट इसकी स्थापना जो है इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत की गई थी। मतलब एक्ट तो ये 1999 वाला था। तो अब कहते हैं ना कि भैया पहले ये स्टैब्लिश हुआ, बेस इसने दिया, बेस देने के बाद इसकी स्टैब्लिश की गई। ठीक है, याद भी रखना। अब यहां पे न्यूज क्या कह रहा है, न्यूज कह रहा है आपसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, है ना, एक 7 मेंबर्स की कमेटी को फॉर्म किया है। ठीक है भैया, इस 7 मेंबर्स कमेटी को लीड कौन करेंगे? दिनेश खारा। ये कमेटी क्या सजेस्ट करेगी? ये कमेटी सजेस्ट करेगी, ठीक है, इट विल स्क्रूटनाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड सजेस्ट अमेंडमेंट। ठीक है, तो 1938 वाले एक्ट, 1938 वाला जो एक्ट है भैया, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, इसको स्क्रूटनाइज करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ इसमें रिकमेंडेशन, इसमें जो अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, है ना, अमेंडमेंट हो सकते हैं, ठीक है, उसको सजेस्ट किया जाएगा यहां पे, उसको यहां पे सजेस्ट किए जाने की बात यहां पे की जा रही है। ठीक है, स्क्रूटनाइज का मतलब क्या होता है? तो एग्जामिन करना, है ना, एग्जामिन करना कि क्या यहां पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो यहां पे भैया इस पर्टिकुलर एक्ट को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, यानी कि एग्जामिन किया जाएगा। इस पर्टिकुलर 7 मेंबर कमेटी को लीड कौन कर रहे हैं? दिनेश कुमार खारा साहब, जो कि एक्स एसबीआई चेयरपर्सन है, चेयरमैन है ना। इनको किसने रिप्लेस किया था? छाला शेट्टी साहब ने। किसने रिप्लेस किया था? छाला शेट्टी साहब ने इनको रिप्लेस किया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको एनएस कनन इसके मेंबर देखने को मिलेंगे, गिरीश राधाकृष्ण, राकेश जोशी, सौरभ सिन्हा, आलोक मिश्रा एंड एल विश्वनाथन। क्लियर है बात? न्यूज क्या थी समझ गए? यहां पे बोला गया कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक 7 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म की है। ये कमेटी रेकमेंड करेगी क्या? कि भैया ये जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 वाला, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंप्लीमेंट किया गया था, जो कि एक कनेक्शन कह सकते हैं, एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने का काम करती है पॉलिसी होल्डर के बीच में, यानी कि मैं, इंश्योरर के बीच में, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, शेयर होल्डर के बीच में, एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में। साथ ही साथ हमने देखा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर कैसे इसे स्टैब्लिश किया गया और ये काम क्या करेगा। ध्यान रहे, इसे स्टैब्लिश किया गया था इसको ही बेस मान के। ठीक है, तो पहले यही था, इसके बाद ही इसको यहां पे लाया गया। चलिए, आई होप ये न्यूज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूज इज फेडरल बैंक ने अनवील किया है एक नया नॉन रेसिडेंट सेविंग अकाउंट वेरिएंट, जिसका नाम है प्रॉस्पेरा। कहां पे? तो दुबई में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो भारत में लॉन्च नहीं किया जा रहा, दुबई में लॉन्च किया जा रहा। तो यहां पे फेडरल बैंक, है ना, जिसका हेडक्वार्टर आपको केरला के अंदर देखने को मिलेगा, इसने एक नया नॉन रेसिडेंट सेविंग अकाउंट, आप कह सकते हैं, एक वेरिएंट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रॉस्पेरा। कहां पे लॉन्च किया गया है? दुबई के अंदर। कहां पे? दुबई के अंदर। इस पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट के अंदर क्या बेनिफिट है? तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है ना, आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा 60 लाख तक का। तो 60 लाख तक का आपको इसमें इंश्योरेंस कवर, मतलब मैं अगर ये सेविंग अकाउंट खुलवाता हूं तो मुझे इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री जो बेनिफिट है, कितने का? 60 लाख का। अगर मैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस की बात करूं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस की बात करूं, तो देखो इंडिया के अंदर, है ना, ये 3 अकाउंट्स के तहत अपने सेविंग्स को या अपने पैसे को जो है वो होल्ड कर सकते हैं। एक होता है एनआरई अकाउंट, एक होता है एनआरओ अकाउंट, और एक होता है एफसीएनआर बी अकाउंट। ठीक है, सबसे बेस्ट माना जाता है एफसीएनआर बी अकाउंट। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या माना जाता है? एफसीएनआर बी अकाउंट को सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, एफसीएनआर अकाउंट को सबसे बेस्ट यहां पे माना जाता है। याद रहे, जो एफसीएनआर अकाउंट होता है, इसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हो? इसमें आप सिर्फ भैया फिक्स डिपॉजिट, ना, एफडी खुलवा सकते हो। इस एफडी का टेन्योर कितना होता है? टेन्योर होता है 1 से लेकर 5 सालों का। 1 से लेकर 5 सालों का इसका टेन्योर होता है। ठीक है, यहां पे भैया जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हो, जो इंटरेस्ट अर्न करते हो, उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं लगता है, कोई भी टीडीएस नहीं लगता है। साथ ही साथ जब भी आप एक फिक्स डिपॉजिट को तुड़वाते हो तो आपको एक पेनल्टी पे करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, मतलब एक कुछ डिडक्शन होता है। तो यहां पे भी आप प्री मेच्योर
में अगर आप एफडी को ब्रेक करवाते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगते हैं। साथ ही साथ एक यहाँ पे नियम ये है, यहाँ पे भैया एफसीएनआरबी अकाउंट कहता है कि भैया अगर 1 साल तो मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, 1 साल आपको मिनिमम एफडी रखना पड़ेगा, मिनिमम एफडी रखना पड़ेगा, वरना आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो एनआरआईज होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वो एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआरबी, है ना। इन तरीके से भारत के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट या जैसे अपने पैसों को सेव करके रख सकते हैं। लेट्स से किसी बैंक में, लेट्स से एसबीआई के अंदर इसने अपना एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया, तो ये इसकी टेन्योर होती है 1 से 5 साल, इंटरेस्ट अर्न पे कोई भी टीडीएस नहीं लगता है, मिनिमम 1 साल तो आपको एफडी रखनी पड़ेगी वरना कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप प्री मेच्योरली एफडी को ब्रेक करवाते हो तो कोई भी चार्जेस यहां पे नहीं लगता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो डिपॉजिट्स होती हैं भैया, जो एफसीएनआरबी के अंदर जो डिपॉजिट्स होती है वो क्या होती है, फॉरेन करेंसी में होती है। क्या होती है, फॉरेन करेंसी में होती है। और बेनिफिट क्या है हमारा, तो फॉरेन करेंसी में अगर बैंक आपकी सेविंग्स को होल्ड कर रहा है तो अल्टीमेटली भारत का फॉरेक्स जो है वो इनहांस हो रहा है, भारत का फॉरेक्स जो है वो इनहांस हो रहा है। ध्यान रहे एफसीएनआरबी से पहले भी एफसीएनआर, है ना, एफसीएनआरबी से पहले एफसीएनआरए हुआ करता था, जिसे इनिशिएट किया गया था 1975 में, बाद में इसे डिसॉल्व करके एफसीएनआरबी को लॉन्च किया गया कब, 1995 में। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है, इसका संबंध आपका इस न्यूज से नहीं था। तो फेडरल बैंक ने एक नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट अनवील किया है, कहां पे, दुबई में, किसके लिए, नॉन रेसिडेंट्स के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। पहले तो फुल फॉर्म जान लो भैया। एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड सीडीएसएल का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। क्या होते हैं ये डिपॉजिटरीज, बात को समझना, है ना। देखो डिपॉजिटरीज का काम क्या है भैया, डिपॉजिटरीज का काम है आपकी सिक्योरिटी को, आपकी सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज का मतलब यहां पे बॉन्ड से है, यहां पे शेयर से है, यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से है, यहां पे म्यूचुअल फंड से है। डिपॉजिटरीज आपके सिक्योरिटी को भैया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखते हैं। किस में रखते हैं भैया, ये आपके सिक्योरिटीज को ये होल्ड करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके सिक्योरिटीज को होल्ड करने का काम किसका है भैया, डिपॉजिटरी का है। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है भैया, फायदा ये होता है कि पेपर वर्क एलिमिनेट हो जाता है। जो पेपर वर्क होता है एलिमिनेट्स पेपर वर्क या फिर फिजिकल कोई भी कार्य है वो एलिमिनेट होता है इससे। ठीक है, आप देखोगे, ठीक है, अगर आप कोई चीज पेपर वर्क में हो रहा है तो वहां पे गलतियां होना जायज है, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए डिपॉजिटरीज को इनिशिएट किया गया था। याद रखना ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर काम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, है ना, एनईसी हो गया, इनके साथ मिलकर काम करते हैं। साथ ही साथ ये मिलकर काम करते हैं किसके साथ, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के साथ। ठीक है, किसके साथ, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के साथ ये मिलकर काम करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो याद रखना ये वो बॉडीज होती हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपके ट्रांजैक्शन, है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करती है ना। जो सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शंस हो रही है, सिक्योरिटी यानी कि बॉन्ड, शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, इसकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको कंफर्म करने का काम करती है। उनको भैया सही से हो रही कि नहीं, उनको कंफर्म करने का काम किसका हो जाएगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा सर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस का यही काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आईएफएससी लिमिटेड हो गया, ठीक है, आईएफएससी लिमिटेड हो गया, इंडिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, इंडिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, इंडिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगा। ये सारे एग्जांपल्स किसके हो जाते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के। ठीक है, तो डिपॉजिटरीज वो बॉडी है, ठीक है, जो कि आपके सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटी यानी कि बॉन्ड, शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, इसको होल्ड करती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ताकि हम लोग एलिमिनेट कर सके
पेपर वर्क वगैरह को, ठीक है। अच्छा, ये किसके साथ मिलकर काम करेगी? स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर काम करेगी, साथ ही साथ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम करेगी। स्टॉक एक्सचेंज के साथ इसलिए क्योंकि यहीं पे आप शेयर्स वगैरह परचेस करोगे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ इसलिए क्योंकि ये आपके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में मदद करती है। याद रखना, ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं, ध्यान से समझना, कंसेप्ट वाली बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं भैया, ये पार्ट होते हैं किसके? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के। आपने देखा होगा MII, है ना, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के ये पार्ट होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस के ये पार्ट होते हैं कौन भैया? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, ठीक है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस आर दोस फाइनेंशियल एंटिटीज, है ना, जो कि इंफ्रा प्रोवाइड करता है ना, कि क्या प्रोवाइड करेगा? इंफ्रा प्रोवाइड करेगा, जहां पे आप अपने स्टॉक को परचेज या सेल कर सको, स्टॉक को परचेज या सेल कर सको, जैसे कि भैया BSE हो गया, जैसे कि NSE हो गया, ठीक है। जैसे कि BSE कह लो, जैसे कि NSE हो गया, ठीक है। और इनको रेगुलेट कौन करता है? इनको रेगुलेट करेगा भैया सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इनको RBI भी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा डिपॉजिटरी का। अब न्यूज की तरफ पढ़ते हैं। न्यूज ये है कि NSDL, CDSL ये दोनों डिपॉजिटरीज हैं, प्लस सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन। ये मोबाइल एप्लीकेशन किसके लिए लॉन्च किया गया है? इन्वेस्टर्स के लिए। नाम है यूनिफाइड इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म, जिससे कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इन्वेस्टर को बेनिफिट क्या मिलेगा कि भैया वो अपने पोर्टफोलियोज को मैनेज कर सकता है, ठीक है। पोर्टफोलियोज को मैनेज कर सकता है। याद रखना, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, है ना, CDSL का MyEasy एंड NSDL का स्पीडी, ये दोनों मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरा आपका एक प्रोडक्ट है, इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, यूनिफाइड इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर मैं CDSL की MyEasy की बात करूं, अगर मैं CDSL की MyEasy की बात करूं, याद रखना, है ना, MyEasy की बात करूं तो MyEasy ये डीमैट अकाउंट होल्डर को मदद करता है। किसको मदद करेगा? डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट जिससे आप सारे अपने ट्रेडिंग्स एंड ऑल करते हो, तो डीमैट अकाउंट होल्डर को मदद करने वाला है अपनी सभी, है ना, अपने सभी अकाउंट इन्फो की जानकारी लेने में, है ना। डीमैट अकाउंट होल्डर को अकाउंट इंफॉर्मेशन यहां पे प्रोवाइड होने वाली है। एंड NSDL का जो स्पीड ई है, NSDL का जो स्पीड ई है, स्पीड ई, है ना, ये डीमैट अकाउंट को मदद करता है ना, अपने पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात क्या है कि इन्वेस्टर को इससे क्या फायदा होगा? इन्वेस्टर को इससे फायदा ये होगा कि भैया वो कंसोलिडेटेड व्यू रखेगा, है ना, कि भैया मेरा जो कंसोलिडेटेड व्यू रखेगा किसका? अपने डीमैट अकाउंट का, कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहां पे हुआ है ना, कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिससे कि क्या होगा? जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को आसानी से ले सकेगा, रखेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आओ, नेक्स्ट न्यूज इज FSIB recommends पंथ एंड पटनायक फॉर 2 MD वैकेंसीज एट LIC। तो LIC के अंदर 2 MDs यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है। ये बात तो आपको क्लियर है, बट सर ये बॉडी कौन है? क्या औकात इस बॉडी की? जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो नाम की बॉडी है, इसकी क्या औकात कि LIC के MD को, है ना, सजेस्ट करते हैं? तो देखो ये जो बॉडी है ना, कौन सी बॉडी भैया? FSIB, ठीक है। इसका काम ही है क्या भैया? इसका काम है जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी है, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, है ना, उनके जो टॉप पोजीशंस है ना, या मैं कहूं डिसीजन मेकिंग पोजीशंस, MD हो गया, चेयरपर्सन हो गया, है ना, प्रेसिडेंट हो गया, तो जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके जो टॉप पोजीशंस हैं, ठीक है, उन पोजीशंस पे कौन बैठेगा, कौन इलेक्ट होगा, उन पोजीशंस पे कौन इलेक्ट होगा, उसके लिए भैया रिकमेंडेशन कौन देता है? यही पर्टिकुलर बॉडी देती है। तो सर ये स्टैब्लिश कब हो रही है? याद रखना 1 जुलाई 2022 को।
1 जुलाई 2022 को ये स्टैब्लिश हो रही है। सर 2022 को, इससे पहले क्या कोई ऐसी कोई बॉडी थी? बिल्कुल, इससे पहले भैया एक बॉडी थी जिसका नाम था ट्रिपल बी। क्या नाम था भैया? BBB। ठीक है, कंफर्म करोगे इसका फुल फॉर्म क्या है ना? इससे पहले एक बॉडी थी, इसका नाम था BBB, जिसे 2022 में बंद कर दिया गया। ये कह के बंद कर दिया गया कि ये इनकॉम्पिटेंट है। क्या है भैया? इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो याद रहे, ट्रिपल बी को रिप्लेस किया किसने? FSIB ने। 1 जुलाई 2022 को स्टैब्लिश होता है। ये रिकमेंड करता है गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन है, या मैं कहूं टॉप पोजीशन है, उस पोस्ट पे कौन बैठेगा। चलो मैं बता देता हूं, बैंक बोर्ड ब्यूरो। किसको रिप्लेस किया इसने? बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस किया। ठीक है, अब न्यूज की तरफ आते हैं। तो न्यूज ये है कि दिनेश पंत एंड रत्नाकर पटनायक, इनको LIC के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए रिकमेंड किया गया है। किसके द्वारा? FSIB के द्वारा। ठीक है, अच्छा, ये करंटली किस पोस्ट पे थे? तो अगर मैं दिनेश पंत साहब की बात करूं तो इनको अपॉइंट किया गया था एक्चुअरी एंड एक्स डायरेक्टर। एक्चुअरी का मतलब क्या होता है? जो कि फाइनेंशियल रिस्क को असेस करता है। ध्यान में रखना, एक्चुअरी का मतलब होता है वो बॉडी, वो व्यक्ति जो कि फाइनेंशियल रिस्क को असेस करने का काम करता है, असेस करने का काम करता है। दूसरा, रत्नाकर पटनायक साहब अब तक एक्स डायरेक्टर थे एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे। ठीक है, फिर से दिनेश पंत एंड रत्नाकर पटनायक को रिकमेंड किया गया है FSIB के द्वारा एज 2 MDs ऑफ LIC। ठीक है, बट फिलहाल ये कौन सी पोर्टफोलियो संभाल रहे थे? फिलहाल जो है ये एक्चुअरी थे एंड एक्स डायरेक्टर थे। एक्चुअरी का काम होता है फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना, असेस करना। ऑल्सो पटनायक साहब जो है वो एक्स डायरेक्टर थे एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे। अच्छा, तो भैया 2 MD रिप्लेस किए जाएंगे, तो क्या जगह तो खाली होनी चाहिए ना? अगर जगह खाली होगी तभी तो 2 लोगों को बैठाओगे। तो भैया 2 लोग जो है इनकी टेन्योर समाप्त हुई, जिनका नाम है जगन्नाथ M एंड तबलेश पांडे। ठीक है, जो कि करंट MD है, इनका टेन्योर समाप्त होने वाला है। उससे पहले ही ये रिकमेंडेशन आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे 4 न्यूज थे, किससे रिलेटेड? बैंक से रिलेटेड। आई होप क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट वाली बातें भी थी तो कोई भी डाउट एंड ऑल नहीं होगा। अब स्पोर्ट्स एंड गेम्स की न्यूज है, नॉर्मल सी न्यूज है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। दिल्ली ओपन ATP चैलेंजर 2025। ध्यान रहे, इससे पहले हमने कुछ समय पहले पढ़ा था चेन्नई ओपन, है ना? चेन्नई ओपन चैलेंजर पढ़ा था। याद रखना, ये जो ओपन ATP चैलेंजर होता है ना, ये जो ATP होता है बच्चा, ये वर्ल्ड मेंस प्रोफेशनल टेनिस गवर्निंग बॉडी है। ATP जो है भैया, है ना, ये मेंस टूर्नामेंट को कराती है, प्रोफेशनल टेनिस कराती है। किससे रिलेटेड? मेंस से रिलेटेड। ठीक है, याद रहे, भारत के अंदर 2025 में ऐसे 4 ATP चैलेंजर होने वाले। पहला हो चुका है कहां पे? चेन्नई के अंदर। ठीक है, जिसे जीता है फ्रांस के कायरियन ने। जिसे जीता है भैया किसने? फ्रांस के कायरियन जैक्वाट ने जीता है। कायरियन जैक्वाट ने जीता है। ठीक है, दूसरा ATP चैलेंजर भैया दिल्ली में हो रहा है ना? ठीक है, दिल्ली में हो चुका फरवरी 10 से 16, तीसरा पुणे में 17 से 23, चौथा बेंगलुरु में 24 से 2। फिर से समझते हैं, ATP वो बॉडी है जो कि प्रोफेशनल मेंस प्रोफेशनल टेनिस को कंडक्ट कराती है। भारत के अंदर 2050 में, ओहो हो 50 चला गया, 25 साल का लफंगा मारा मैंने। 2025 में 4 ATP चैलेंजर्स टूर्नामेंट होने वाले हैं। चेन्नई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु 2 हो चुका है। एक का भैया विनर मैंने आपको बता दिया, दूसरे का विनर दिल्ली वाले का देखते हैं। तो कहां हुआ? 5th एडिशन है सर, ये कहां हुआ? DLTA ग्राउंड न्यू दिल्ली के अंदर। सिंगल्स टाइटल भी आप देखोगे कौन जीत रहे हैं? कायरियन जैक्वाट जीत रहे हैं, फाइन से है। डिफीट किया है बिली हैरिस को, जो कि ब्रिटेन से। अगर मैं डबल्स टाइटल की बात करूं, यानी कि 2 पुरुष वहां 2 पुरुष यहां, तो ये मासामिची इमामुरा एंड रियो नोगोची जीत रहे हैं, जापान से। दिल्ली ओपन 2025 विच इज गोइंग टू बी एन ATP चैलेंजर 75 टेनिस टूर्नामेंट प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट्स। ठीक है, तो हार्ड कोर्ट्स में खेला जाता है। ठीक है, तो ATP वो टूर्नामेंट्स को कंडक्ट कराएगी जो कि मेंस, है ना, मेंस रिलेटेड टूर्नामेंट्स को कंडक्ट कराएगी टेनिस के अंदर। भारत के अंदर 2025 में 4 होंगे। चेन्नई वाला भी इन्होंने जीता, दिल्ली वाला भी इन्होंने जीता। ठीक है, अब पुणे और बेंगलुरु वाला बच गया। चलो
मोहम्मद शामी साहब बिकम्स द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 200 ओडीआई विकेट। देखो, फास्टेस्ट इंडियन बॉलर है ना, ओडीआई क्रिकेट में सबसे जल्दी, जल्दी का मतलब ये होता है कम मैचेस में ज्यादा विकेट, मतलब कम मैचेस में 200 विकेट लेने वाले, है ना। ये इंडियन की बात करूं तो ये पहले नंबर पे है, अगर मैं इंडियन की बात करूं तो ये पहले नंबर में है, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पे है, क्योंकि भैया इनके आगे कौन है, मिचेल स्टार्क। ठीक है, सबसे कम मैचेस में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड ओडीआई फॉर्मेट में किसके पास है, मिचेल स्टार्क के पास है। वर्ल्ड लेवल पे सेकंड नंबर पे शामी के पास है, बट इंडिया की बात करूं तो इंडिया के मामले में शमी साहब फर्स्ट नंबर पे। तो मोहम्मद शामी बिकम फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 200 ओडीआई विकेट इन हिज 104th मैच ड्यूरिंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि बांग्लादेश के साथ हमने जीता। ही इज 8 इंडियन टू कंप्लीट 200 विकेट, मतलब इससे पहले 7 इंडियन ऑलरेडी आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने 200 विकेट लिए हैं, बट सबसे फास्टेस्ट तो ये है। प्रीवियस रिकॉर्ड किसके नाम था, मतलब प्रीवियसली ये रिकॉर्ड कि भैया वो कौन से भारतीय हैं, कौन से इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने ओडीआई में सबसे कम मैचेस खेल के 200 विकेट लिए हैं। तो 133 मैचेस में, 133 मैचेस में अजीत अगरकर ने 200 विकेट लिए थे, इन्होंने 104 मैचेस में 200 विकेट लिए। ठीक है, वर्ल्ड की बात करूं तो ये सेकंड क्विकेस्ट है। ठीक है, नंबर 1 पे मिचेल स्टार्क जिन्होंने सिर्फ 102 मैचेस में, है ना, 200 विकेट चिपका दी है। चलिए, इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज है, आपसे कह रहा है कि ब्राजील्स नेशनल काउंसिल फॉर एनर्जी पॉलिसी हैज अप्रूव ज्वाइनिंग द ओपेक। देखो, ब्राजील की एक ऐसी बॉडी है जो कि एनर्जी पॉलिसी, एनर्जी से रिलेटेड, है ना, एनर्जी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग लेती है, डिसीजंस लेती है, वो अप्रूव कर रही है ओपेक प्लस को ज्वाइन करने के लिए। ओपेक क्या होता है भैया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ध्यान से समझना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि हो ना हो इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर वही देश होंगी जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही होगी, किसको भैया, पेट्रोल को, पेट्रोल को एक्सपोर्ट कर रही होगी, यानी कि यहां पे भैया पेट्रोल के रिजर्व्स होंगे बहुत ज्यादा, पेट्रोल के रिजर्व्स होंगे, है ना, पेट्रोल के रिजर्व होंगे तभी तो पेट्रोल आप यूज भी करोगे और बेचोगे भी, है ना। तो याद रखना, ओपेक जो बॉडी है, ओपेक जो बॉडी है, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1960 में, और जब इसे स्टैब्लिश किया गया था वो जगह था बगदाद, है ना, बगदाद इराक में है, बगदाद इराक के अंदर इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, क्लियर है बात। ये क्या करेगा, वही करेगा भैया, कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, है ना, क्या कोऑर्डिनेट करेगा, ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन एंड इट्स प्राइसिंग, एंड इट्स प्राइसिंग। तुम खुद सोच के देखो, अरे वही देश तो ऑयल प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, रेगुलेट कर सकते हैं जो खुद पैदा कर रहा हो, है ना। तो यहां पे भैया ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज, है ना, किससे रिलेटेड, ऑयल के प्रोडक्शन एंड उसके प्राइसिंग से रिलेटेड। यहां पे आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बहुत सारे देश, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के देश में देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पे आपको अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, 30% ऑफ वर्ल्ड, 30% ऑफ वर्ल्ड पेट्रोल ये प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस 30% ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोल, है ना, 30%। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चा, वियना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, वियना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, एंड 12 इसके मेंबर्स होने वाले हैं। कितने मेंबर्स, 12 इसके मेंबर्स होने वाले हैं। ये तो बात हो गई ओपेक की। अब यहां पे भैया एक बॉडी बनाई गई ओपेक प्लस, जिसमें और मेंबर्स को जोड़े गए, इसमें कुछ और मेंबर्स को जो है वो जोड़े गए। इसे स्टैब्लिश कब किया गया भैया, मुझे कंफर्म करोगे, तो इसे स्टैब्लिश किया गया 2016 के अंदर, 2016 के अंदर स्टैब्लिश किया गया। ये भी वही काम करेगी, पर ध्यान रहे क्योंकि मेंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ गए होंगे, तो ये दुनिया की 40% पेट्रोल को प्रोड्यूस करती है, 40% पेट्रोल को प्रोड्यूस करती है कौन, ओपेक प्लस। यहां पे आपको 11 देश, है ना, 11 कंट्रीज एज मेंबर देखने को मिलेंगे, एंड 5 ऑब्जर्वर कंट्री आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, 5 ऑब्जर्वर कंट्री एज अ मेंबर आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है।
क्लियर है? आओ, तो यहां पे ब्राजील ने अप्रूव कर दिया है ओपैक प्लस, मतलब ब्राजील अब क्या करेगा, ओपैक प्लस में एज ए मेंबर जो है वो आना चाहता है। ओपैक प्लस की यहां पे बात हो रही है, तो यहां पे 12 मेंबर्स ऑफ ओपैक है प्लस 10 मोर सिग्निफिकेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। इसे भैया 12 था ना, मैंने कितना बताया, 12, यहाँ पे 12 है, ठीक है। और यहाँ पे 10 नहीं, अब 11 हो गए ना बच्चा, अब 11 हो गए, ठीक है। तो 10 है, अब 11 ब्राजील ऐड हो गया ना, तो 11 हो गए, तो 12 प्लस 11 मेंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ध्यान रहे, ब्राजील दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। फिर से मैं कहूं, ब्राजील जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वो एक दिन में 4.3 मिलियन बैरल्स ऑफ पेट्रोल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो कि अगर दुनिया में 100 बैरल्स पेट्रोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जिसमें से 4% शेयर अकेला ब्राजील का है। तो सबसे ज्यादा पेट्रोल यहां पे कौन प्रोड्यूस कर रहा है बच्चा, याद रहे, तो यहां पे आपको यूएसए जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि 22 मिलियन बैरल्स जो है वो डेली प्रोड्यूस कर रहा है। ओपैक की अगर मैं बात करूं, तो ओपैक के मेंबर कंट्रीज के बीच में, मतलब सिर्फ मैं ओपैक कंट्रीज की बात कर रहा हूं, तो उनमें सबसे ज्यादा है ना सऊदी अरेबिया जो है वो पेट्रोल प्रोड्यूस कर रहा है, कितना, 11 मिलियन। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यूएसए, बट सिर्फ अगर मैं ओपैक की बात करूं तो 11 मिलियन बैरल्स। ब्राजील ऑल्सो आप देखोगे, ब्राजील जो है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को भी होस्ट करेगा, जिससे कंडक्ट कौन कराती है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 वाला, है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ना दो होती है, एक होती है क्लाइमेट चेंज, एक होती है क्लाइमेट, सीओपी जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है भैया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, एक होती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और एक होती है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, है ना। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको टैकल करने के लिए, जिसका हमें, अगर आपको याद हो, पेरिस अग्रीमेंट हमने साइन किया था, है ना, पेरिस अग्रीमेंट साइन किया था 2015 के अंदर, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के नाम से जानते हैं, है ना। जहां पे कहा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग का लेवल 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, है ना। और नहीं हो पाया तो 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे तो रखना ही है। जहां पे 100 बिलियन की फंडिंग की बात हुई थी, इस बार के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कहा गया इस फंडिंग को बढ़ाना है। तो तरह तरह की बात, ठीक है। तो यहां पे ब्राजील, ठीक है। ओपैक प्लस कंट्रीज में आपको ये देश देखने को मिलेंगे। ब्राजील जो है यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा, नॉट बायोडाइवर्सिटी वाला, ठीक है। आओ, अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है यहां पे, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन टर्म एक्सटेंडेड बाय 2 साल। तो यहां पे देखिए, कैबिनेट कमिटी ऑन, कैबिनेट कमिटी की मीटिंग हुई, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग हुई, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग हुई, जहां पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो वी अनंथा नागेश्वरन, इनके टेन्योर को 2 साल से बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये रिटायर होंगे मार्च 2027 को। इन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पोस्ट कब अज्यूम किया था, तो 28 जनवरी 2022 को। किसको रिप्लेस किया था, तो केवी सुब्रमण्यम को रिप्लेस किया गया। याद रहे, ही वॉज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर 2019 से लेकर 2021। फिर से वी अनंता नागेश्वरन के टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2027 के तक, 2027 तक। ये क्या, कौन से पोस्ट पे है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ठीक है। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, केवी सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट न्यूज इज नीति आयोग सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम के टेन्योर को भी एक्सटेंड किया गया है। नीति आयोग भैया जिसने प्लानिंग कमीशन को, नीति आयोग जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये वो बॉडी है जो कि भैया क्या करेगी, जो कि प्लान करेगी पॉलिसीज से रिलेटेड। जितने भी आपको पॉलिसीज देखने को मिलती हैं, उनकी पीछे की सोच इनकी है, ठीक है। तो नीति आयोग के हमेशा चेयरपर्सन कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। तो यहां पे बीवीआर सुब्रमण्यम जो कि नीति आयोग के अंदर सीईओ के पोस्ट पे है, इनके टेन्योर को 1 साल से बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये रिटायर होने वाले हैं 24 फरवरी 2026 को। इन्होंने परमेश्वरन अय्यर को, है ना, रिप्लेस किया था। और ये भैया अपने पोस्ट पे कब आए थे, तो अपने पोस्ट पे आए थे भैया फरवरी 2023 के अंदर। 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया था, अब इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जा रहा है।
रैंक रिपोर्ट्स एंड सर्वे की बात की जा रही है तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, याद रखें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये कंडक्ट कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो कि ये बताएगा कि हमारे देश के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो कि बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो यहां पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे याद रखना, ये क्वार्टरली बेसिस पे भी बुलेटिन रिलीज करता है, मतलब करंट सिचुएशन भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड क्या है, एंड ईयरली भी डेटा प्रेजेंट करता है, ईयरली डेटा भी प्रेजेंट करता है। तो क्वार्टरली बुलेटिन ये प्रेजेंट कर रहा है अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में, है ना। रिलीज कौन कर रही है, एनएसएसओ विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैंने आपको बताया। वेरियस पैरामीटर्स फॉर पर्सन ऑफ एज 15 साल या उससे अबव इन क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 2025 में कहा जा रहा है कि 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है अर्बन एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर। यहां पे बोला जा रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50.4% है, जहां पे मेल, ये एवरेज है ना, इसमें फीमेल भी होगी इसमें मेल भी होगा, तो मेल का है 75.4%, फीमेल का है 25.2%, ठीक है। अब देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, यहां पे दिया है ये वो परसेंटेज ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स इन द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, हमारे देश के अंदर 100 लोग रह रहे हैं, बट 60 लोग ऐसे हैं जो कि काम कर सकते हैं, उसमें से व्हाट परसेंट ऑफ लोग जो है भैया वो क्या है ना, जो लोग जो है एम्प्लॉयड है, मतलब एम्प्लॉयड नहीं है, जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक काम में। उसके बाद वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है 47.2%, ये एक एवरेज है, मेल में 70.9%, फीमेल में 23.2%। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताता है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर कितने परसेंट ऑफ लोग एम्प्लॉयड है, तो 47.2% एवरेज। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये बताता है कि परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स, तो लेबर अगर 100 पॉपुलेशन है जिसमें से लेबर फोर्स में इतने लोग आ रहे हैं तो इसमें से कितने लोग पार्टिस, है ना, लेबर एज में इतने लोग आ रहे हैं तो इसमें से कितने लोग वो है। याद रखें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है इसे लॉन्च किया गया था एनएसएसओ के द्वारा 2017 के अंदर, जो कि बताएगा अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। बंगाल लीड्स इंडिया इन बर्ड काउंट फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तो यहां पे आप देखोगे सबसे ज्यादा बर्ड्स कहां पे है, ठीक है। तो भैया इससे रिलेटेड एक सर्वे आया है, ठीक है, इस सर्वे को रिलीज किया जाता है जीबीबीसी यानी कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, किसके द्वारा, कॉर्नल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेशनल ऑडबोन सोसाइटी, इंडिया ने इसे 2013 में ज्वाइन किया, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ये काउंटिंग करती है, ठीक है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज बर्ड्स की बात हो रही है, यह आपको बंगाल में देखने को मिलेगी 543, एंड बंगाल इस पर्टिकुलर लिस्ट को तीसरी बार टॉप कर रहा है। दूसरे नंबर पे उत्तराखंड जहां पे बर्ड स्पीसीज इतनी है, तीसरे पे महाराष्ट्र असम जहां पे 414, फोर्थ पे कर्नाटका। ओवरऑल स्पीसीज इन इंडिया, है ना, ये कितनी पहुंच गई है, इतनी, कब 2025 में, पहले कितनी थी 2024 में इतनी, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज बर्ड्स की इंप्रूव हो रही है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ चेकलिस्ट, चेकलिस्ट इतना पहुंच गया इन टर्म्स ऑफ चेकलिस्ट, आपको केरला टॉप करता हुआ नजर आएगा, 6 नंबर पे असम है, ठीक है। बंगाल लिस्ट विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज टॉप बाय दार्जिलिंग 252, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना है। आइए टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, अगेन फोर्ब्स की एक डेटा है जहां पे बताया जा रहा है कि अगर मैं 100 महिलाओं की बात करूं, कौन सी 100 महिलाएं जो कि दुनिया में सबसे अमीर है, तो उनकी जो क्यूमुलेटिव नेटवर्थ है ना, वो कितनी है, लगभग 500 बिलियन, ठीक है। यहां पे कहा जा रहा है एज पर फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2024 वुमेन शेयरिंग ग्लोबल बिलियनियर पॉपुलेशन इस इन 2024 इस इतना, है ना। तो यहां पे देखिए रिचेस्ट वुमेन का जो शेयर है, ठीक है, बिलियनियर्स में, तो ये भैया इतना है 13.3%, मतलब अगर 100 बिलियनियर्स है तो इसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन इतना है। इसको टॉप कर रही है एलिस वॉल्टन जिसकी नेटवर्थ है 112.5 बिलियन, है ना। सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है भैया, वॉलमार्ट से, ठीक है। आइए एमओयूज की बात कर लेते हैं, तो टाटा पावर पार्टनर्स विद अमेजॉन वेब सर्विसेज, तो अगेन एक एमओयू साइन हो रहा है टाटा पावर प्लस एडब्ल्यूएस, यहां पे एडब्ल्यूएस का मतलब क्या है सर, तो अमेजॉन वेब सर्विसेज के बीच में क्या किया जाएगा, टू मॉडर्नाइज टाटा पावर्स डिजिटल इंफ्रा एंड ड्राइव इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट। तो देखो अमेजॉन वेब सर्विसेज जो है वो टाटा पावर को असेस करने वाला है, उसके डिजिटल इंफ्रा को बूस्ट करने के लिए, सिंपल सा एक एमओयू था। अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ने स्कॉच अवार्ड जीता है। देखो ध्यान रहे स्कॉच अवार्ड दिया जाता है अगर आप एनवायरमेंट को बेहतर बना रहे हो,
है ना। अगर भैया आप इकोनॉमी को तंदुरुस्त कर रहे हो, इकोनॉमी को तंदुरुस्त कर रहे हो, या फिर आप कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, तो नागालैंड के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 2017 में, ये प्रोजेक्ट 2027 तक चलने वाला है। इसे क्या मिल रहा है? स्कॉच अवार्ड, क्योंकि भैया ये इनकम जनरेट भी कर रहा है एंड फॉरेस्ट को भी कंजर्व करने का काम कर रहा है। ये अवार्ड रिसीव किसके द्वारा किया गया? एंगो कोन्याक के द्वारा, जो कि डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं किसके? इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। ठीक है, अब देखोगे ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर आप देखोगे 79,000 लगभग 80,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया को ये मैनेज कर रही है एंड फॉर्म 555 सेल्फ हेल्प ग्रुप एज पार्ट ऑफ इट्स लाइवलीहुड कंपोनेंट। तो आप देखोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी यहां पे मदद किया जा रहा है। यहां पे एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है। स्लैश एंड बर्न में क्या होता है? लेट्स से आपने कुछ उगाया, उगाने के बाद उसको कल्टीवेट कर दिया, कल्टीवेट करने के बाद जो बचे हुए रेसिड्यूज है उसको जला दिया। ठीक है, फिर आप कहीं और चले गए जब तक इसमें वेजिटेशन नहीं आता, तो शिफ्ट करते करते करेंगे। ठीक है, स्कॉच अवार्ड की शुरुआत 2003 में होती है। साइंस एंड टेक की बात कर रहे हैं सर, तो यहां पे इंडिया रोल्स आउट 500 करोड़ टेक अडॉप्शन फंड टू बूस्ट स्पेस स्टार्टअप। देखो एग्जाम में ना फंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के कैसे भी पूछेगा बट पूछेगा। तो यहां पे इन स्पेस ने अनाउंस किया है 500 करोड़ का टेक अडॉप्शन फंड। ठीक है, ये जो टेक अडॉप्शन फंड होने वाला है ये सपोर्ट करेगा स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म्स को, स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को, है ना, इन डेवलपिंग कमर्शियली विएबल प्रोडक्ट्स। मतलब ये फंड जो 500 करोड़ रुपए है इसको खर्च किए जाएंगे भैया एमएसएमईज को मदद करने में, है ना, स्टार्टअप्स को मदद करने में। किस लिए? तो भैया ये लोग इनोवेटिव सॉल्यूशन बनाएंगे एंड इसे कमर्शियल बेसिस पे बेचेंगे, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा लोगों को बेचा जाएगा। इट विल ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट विद मैक्सिमम फंडिंग कैप ऑफ 25 करोड़ पर प्रोजेक्ट। यानी कि एक एमएसएमई अगर आता है कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे आप फंडिंग दे दीजिए, तो एक प्रोजेक्ट को 25 करोड़ तक ही मिल सकते हैं। Financial support is given up to 60% of the project cost for startup and MSME and 40% for larger industries। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने लेट्स से 100 रुपए का प्रोजेक्ट है तो इसमें 60% जो है एमएसएमईज को दिया जाएगा, 100 रुपए का प्रोजेक्ट है तो 40 रुपए जो है वो लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा एज क्या? एज फाइनेंशियल सपोर्ट। मतलब पूरा प्रोजेक्ट का पूरा फंडिंग नहीं मिलेगा आपको, है ना, 60% एंड 40% एंड मैक्सिमम 25%, 25 करोड़। ठीक है, मिसलेनियस न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी के तीसरे थर्सडे को। इस बार ये 20 फरवरी को पड़ा। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को बहुत इंपॉर्टेंट डे है। सेकेंड एडिशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ? उदयपुर राजस्थान के अंदर। थीम इंडिया एट 2047 अ वाटर सिक्योर नेशन, जहां पे हम वाटर कंजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं। 9th एडिशन है किसका? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। एंड सेकेंड एडिशन एक फेस्टिवल का जिसका नाम है सिमोलू फेस्टिवल, जो कि असम के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो दिस वाज द न्यूज जहां पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किया हमने 21 फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉडल पीडीएफ के न्यूज को। ऑल्सो जितने भी स्टूडेंट्स जिनका एसबीआई क्लैरिकल का प्री का पेपर है जो हो चुका है उनको तो भैया बहुत बहुत बधाई। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है हमारे पास अभी मौके हैं, है ना, और भी मौके ढूंढेंगे, खोजेंगे और उन मौकों को भैया फोड़ देंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फर्दर एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करिए, एसबीआई पीओ के लिए अपने आप को तैयार करें। एंड जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है अब वो मेंस के तरफ फोकस कर सकते हैं। एंड जिन बच्चों का पेपर होने वाला है तो शांत रहिए, है ना, माँ बाप का नाम रोशन करना है, ये बात सिर्फ वन में लेकर एग्जाम हॉल तक जाना, बाकी कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। जो प्रिपरेशन हो गई है हो गई। ठीक है, यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए मैं शिवम सिंह विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।